नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली यूपी के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने बजट पेश किया। तो आज हम बात करेंगे बजट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यदि आप भी दोस्तों यूपी पीसीएस 2023 का फॉर्म भरा है या फिर भरेंगे और तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो दोस्तों पूरा देखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। डायरेक्टली मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ जो कि वहाँ पर पढ़ी गई थी, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कस हम डिटेल में नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को हम लोग समझेंगे। तो यदि हम दोस्तों बात करेंगे, ये जो बजट है 2023-24 का था, और ये दोस्तों बजट एक अनुमान होता है कि आने वाले एक साल में सरकार के पास कितना पैसा आ सकता है और सरकार कितना पैसा खर्च करने के मूड में है। वही दोस्तों बजट का भाषण होता है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय बोले तो ये सुरेश खन्ना जी ने, वहाँ के जो स्पीकर हैं, उनके सामने ये बजट पेश किया। 2023-24 का ये बजट था। तो जो जो बातें उन्होंने कोट करी वो इम्पोर्टेंट है। 24 करोड़ की जनसंख्या उन्होंने कोट करी उत्तर प्रदेश की, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये तो आप सबको पता ही है दोस्तों। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। और मतलब जो कंट्री है इंडिया, उसमें यूपी का जो योगदान है वो मोर देन 8% है। और 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको शॉर्ट टर्म में जीडीपी बोलते हैं, 16.8% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो जीडीपी में वृद्धि की दर 19% की अनुमानित की गई है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, 16.8% और 19% की ये अनुमानित है। और ये दोस्तों 21-22 का ग्रोथ रेट है जीडीपी का। थोड़ी सी बात बेरोजगारी दर पे भी हुई। बेरोजगारी से रिलेटेड 14.4% थी 2017 से पूर्व। उसके बाद अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो 4.2% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। यूपी में दोस्तों 10 से 12 फरवरी के दरमियान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई, जिसमें 16 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और यदि मैं इन 16 देशों को पढ़ना चाहूँ दोस्तों, कौन कौन से थे: अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नेदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आपको दोस्तों इन सब की कैपिटल मुझे कमेंट करके बतानी है। भारत के कुछ जो 8 प्रमुख नगर हैं, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ में रोड शो का आयोजन भी किया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर यूपी में आए, इस समिट में पार्टिसिपेट करें और यूपी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि यूपी को जो टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो ये पूरी हो पाए। तो इस समिट का आउटपुट क्या क्या है? इस समिट में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौतों या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से नवीनीकरण दैट इज ऊर्जा नवीनीकरण के 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12%, औद्योगिक पार्क जो है इंडस्ट्रियल पार्क 11%, शिक्षा 9% और लॉजिस्टिक 9% के दायरे में रहे। मतलब ये 16% जो टोटल हमारे पास ये जो ज्ञापन या समझौता हुआ, उसमें 16% हिस्सा ऊर्जा नवीनीकरण का रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स का 12% और बाकी जो यहाँ पे दे रखा है उसी के हिसाब से दे रखा है। जैसा कि आप सबको पता है कि G20 इंडिया में जो समिट है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हम लोग जो G20 की जो चेयरमैनशिप है वो हम लोग कर रहे हैं। तो G20 में दोस्तों 19 देश शामिल हैं, नॉट 20 देश, और एक यूरोपियन यूनियन है। तो आपको याद रखना, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। और इन बैठकों में यूपी के 4 शहर, मतलब जो टोटल बैठकें होंगी 200 से ज़्यादा, यूपी के 4 शहर दोस्तों उसमें नामांकित है, मतलब वहाँ पे बैठकें होंगी। कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। 4 आपको याद रखने हैं: लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। और इनमें कुल 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन चारों का आपको नाम याद रखना है: लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूध, मिल्क, गन्ना शुगर केन, चीनी शुगर और इथेनॉल की आपूर्ति में
उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, ये आपको याद रखना है। और कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना। यदि हम कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो कोरोना से के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में के रूप में सम्मानित किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। कौशल विकास नीति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों डेटा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बातें दोस्तों महिला एवं बाल कल्याण के ऊपर। तो बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को रुपये 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। और इसके लिए दोस्तों वर्ष 2023-24 में 1050 करोड़ की जो व्यवस्था है वो प्रस्तावित है। ठीक है, तो किसके लिए दोस्तों? महिला बाल एवं विकास के लिए। और योजना आपको याद रखनी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और बाल्य स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित है। तो ये किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, उसी के तहत यूपी में जो डिफरेंट कार्यक्रम्स है वो भी आपको याद रखने हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों को टीका लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 36,82,000 से अधिक बच्चों को एवं 10,31,000 से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया। किसके अंतर्गत? मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष एक जो प्रोग्राम है उसमें वैक्सीनेशन का एक तरह से प्रोग्राम है, आपको याद रखना है। पूछ लेगा मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो यू शुड नो कि मिशन इंद्रधनुष का जो कोरिलेशन है वो वैक्सीनेशन से है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन जो है वो किया जा रहा है। थोड़ी बात दोस्तों रोजगार के ऊपर। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 1,07,000 स्वयं सहायता ग्रुप दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया एवं 81,283 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करते हुए 3497 स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई। एक जनपद एक उत्पाद दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत दोस्तों योजना अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको याद रखना है। और एक और है दोस्तों, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षित एवं टूल किट वितरण किया गया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऊपर वाला डेटा दोस्तों इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। रोजगार के 1,37,000 से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले 6 वर्षों में 12,50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत किया गया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु 2023-24 में 7248 करोड़, दिव्यांग पेंशन के लिए 1120 करोड़, कुष्ठाव्यवस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया।
ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10,33,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ रुपए 49 लाख रुपए का ऋण वितरित कराते हुए उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में पहला स्थान हासिल किया। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दोस्तों जो ठेले वगैरह के जो लोग होते हैं, जो अपना जो काम है वो ठेले पे लगाते हैं, रोड साइड लगाते हैं, तो उसके लिए योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आपको याद रखना है ये। कुछ दोस्तों कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17,62,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात संचालित है। आपको ये बताना है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करता है, के आसपास तो इसी एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर वगैरह ये स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जिक्र हुआ है तो ये किस किस को कनेक्ट करना है आपको मुझे ये बताना है। फिर गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे के परियोजना का निर्माण प्रगति पर है और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 22 तक 56% कार्य पूरा हो चुका है। तो जितने भी एक्सप्रेस वे का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर पूर्वांचल लिंक, ये आपको पढ़ने हैं और ये मुझे बताना है कमेंट करके कि कहाँ से कहाँ तक की इनकी कनेक्टिविटी है। मेरठ से प्रयागराज तक का करीब 594 किलोमीटर लंबे लगभग 36,230 करोड़ रुपए लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक का यहाँ पर कनेक्शन रहेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी। तो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे ये भी आपको याद रखना है और कोशिश करनी है पढ़ के मुझे बताने की कि कहाँ से कहाँ तक इनका कनेक्टिविटी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना के साथ साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? यमुना एक्सप्रेस वे पे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ी बात दोस्तों कानूनी व्यवस्था की। तो कानूनी व्यवस्था से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नव सृजित पुलिस कमिश्नरेट, तो 3 पुलिस कमिश्नरेट बनाने का ऐलान हुआ है। तो आपको मुझे कमेंट करना है कि कौन कौन से जो 3 ज़िले हैं उनको कमिश्नरेट बनाया जाएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, गाज़ियाबाद, जो कि जहाँ पर हम रहते हैं गाज़ियाबाद में। बाकी 2 मुझे आप कमेंट करके बताना। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 12,631 करोड़। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब 75 जिले हैं तो 75 मेडिकल कॉलेज होंगे। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के अंतर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं। और यदि हम बात करेंगे तो 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। ठीक है, तो 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना PPP मॉडल पर की जा रही है। ठीक है, तो PPP बोले तो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके मॉडल पर 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रस्तावित है। नेक्स्ट है दोस्तों राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ में एडवांस न्यूरो साइंस केंद्र का कार्य प्रगति पर है। जितने भी दोस्तों ये पॉइंट हैं आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट दोस्तों, प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट था, ना कि 2023 वाला, यदि आप मार्क करके आ जाए, जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। ठीक है, तो 4 लाख से अधिक का करोड़ जो निवेश हो चुका है, और इस बार 33.5 लाख करोड़ का इन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट का वादा है, एक तरह से यू कैन से। थोड़ा सा सड़क निर्माण की बात करते हैं तो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किलोमीटर लंबाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण कार्य किया गया। नागरिक उड्डयन की बात कर लेते हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है। ठीक है, 9 एयरपोर्ट और 80 गंतव्य स्थानों के लिए एयर सर्विसेज उपलब्ध है। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील है। कौन कौन से हैं 3 अंतर्राष्ट्रीय? जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करना है कि वो 3 एयरपोर्ट कौन से जो कि अभी सक्सेसफुली वहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह प्रॉपर चलती है। तो जेवर और अयोध्या आने वाले समय में भी ये कार्यशील हो जाएंगे। तो अभी आपको ये बताना है कि 3 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यूपी में कौन कौन से हैं। जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 की गई है। हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है और 6 एयरपोर्ट्स कौन कौन से? अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो रहा है। ठीक है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, ये डोमेस्टिक है, नॉट इंटरनेशनल। और आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट यूपी में हो जाएंगे। तो 5 इंटरनेशनल और 16 दोस्तों डोमेस्टिक एयरपोर्ट, याद रखना ये आपको। अतिरिक्त जो ऊर्जा स्रोत हैं उसके बारे में, उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो प्रस्तावित है। मेट्रो की बात करते हैं दोस्तों। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 585 करोड़ रुपए की जो बजट की प्रस्तावना है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए की जो राशि है उसके लिए प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जगह पे यूपी में रेलवे जो है, जो मेट्रो है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो आपसे पूछ लेगा ये योजना किसके लिए? तो गांव में ई गवर्नेंस के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत 4 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था प्रस्तावित है। थोड़ी सी बात दोस्तों शिक्षा की, तो प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्री टेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु, ठीक है, 50 करोड़ रुपए, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्य हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट कुछ कॉलेजेस का नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की जो बजट है वो प्रस्तावित है और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प, दोस्तों ऑपरेशन जो कायाकल्प है वो बेसिक शिक्षा से रिलेटेड है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन कायाकल्प किससे रिलेटेड है? बेसिक शिक्षा से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत दोस्तों 30 करोड़ रुपए की योजना जो है वो प्रस्तावित है। 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों स्पिरिचुअल सर्किट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का समेकित पर्यटन विकास और जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, स्पिरिचुअल सर्किट है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। शक्तिपीठ माँ शाकुंभरी देवी के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फॉरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें हैं एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 9.23% है और आने वाले 2030 तक 15 जो परसेंट है इसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो कितना है? 6,90,242 करोड़ रुपए 43, ठीक है। तो 6,90,242 करोड़ 83 लाख रुपए का ये एक तरह से बजट है। और बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। तो आपको फिगर दोस्तों याद रखनी है, फिर से मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, दैट इज़ 6,90,242 करोड़ और 43 लाख रुपए की जो ये बजट है इस बार का 2023-24 का। सो थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये डेटा अपने पास याद रखेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए अब मैं आने वाले टाइम में जो यूनियन बजट है वो लेके आऊँगा, और उसके बाद यूपी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक वीडियो जिसमें पिछले एक साल में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। उससे बाहर का करंट अफेयर यूपी का नहीं आएगा। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, यदि पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।